बहुमुखी प्रतिभाशाली विभूति नारायण राय 28 नवंबर 2025 को अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले अन्वेषी इंडिया परिवार की ओर से राय साहब को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी के चर्चित साहित्यकार तथा स्तंभ लेखक राय साहब साल 1975 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। यूपी में डायरेक्टर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होकर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के 5 वर्ष कुलपति रहे। देश भर में चर्चित हिंदी साहित्य की मासिक पत्रिका वर्तमान साहित्य का 20 वर्ष तक संपादन किया है। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। प्रेरणापुंज राय साहब देश भर में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी सेमिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत करते रहते हैं। उनका विविधताओं से भरा ज्ञान एवं अनुभव इतना विशाल है कि इन्हें जानने वाले कुछ व्यक्ति तो चलता फिरता खुला विश्वविद्यालय तक कहते हैं। राय साहब ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रोफेसर पंडित ओम प्रकाश मालवीय जी के घर पर रहकर की थी। अंग्रेजी के प्रोफेसर मालवीय साहब ने उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। पत्रकार अनंत अन्वेषी ने राय साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अनेक पहलुओं को प्रोफेसर मालवीय साहब के सुपुत्र एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तथा साहित्य समीक्षक आनंद मालवीय जी से जानने की कोशिश की है। पेश है मालवीय जी के साथ अनंत अन्वेषी की लंबी बातचीत के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, मैं अन्वेषी इंडिया से अनंत अन्वेषी। हम अपने खास कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो एक क्षेत्र में नहीं कई क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं और सक्रिय हैं और इस समय वो जीवन के 75वें वर्ष में हैं। 28 नवंबर 2025 को वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। हम सीधे सीधे आपको उनसे रूबरू न करा करके उनके बहुत निकटतम मित्रों में से एक आनंद मालवीय जी से मुलाकात कराएंगे जो यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साहित्य समीक्षक हैं। इनका राय साहब से परिचय लगभग 55 वर्ष पुराना है और उस परिचय के बारे में इन्हीं से हम जानेंगे वो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ और अब तक उनसे जुड़े हुए बहुत से पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। यूं तो राय साहब 1975 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रहे हैं। इन्होंने अपने पैतृक गांव आजमगढ़ के जोगरा में पुस्तकालय खोलकर उसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम चला करके बहुत उसकी और उसके आसपास के क्षेत्रों की काया पलट की है, जो वहाँ के लोग इनको अपना सिर पर बैठा करके रखते हैं और साहित्य जगत में इनकी विशेष पहचान है। काफ़ी सारे उपन्यास लिखे हैं। एक प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक में इनका हर 15 दिन में एक स्तंभ आता है राय की राय नाम से, यानी कि बहुत कुछ क्षेत्रों में ये एक्टिविस्ट है। जगह जगह सेमिनार में जाते रहते हैं, इनको बुलाया जाता रहता है। तो अब मैं उनके बारे में मुलाकात करा रहा हूं आनंद मालवीय जी से, जानने की कोशिश करूंगा उनके उन पहलुओं को जो हम में से शायद बहुत से लोग न जानते हों। हमारे साथ बैठे हैं आनंद मालवीय जी। अब हम सीधे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा। हमने जितना जाना है कि आपके राय साहब से लगभग 55 साल पुराना परिचय है और बहुत से रूपों में आप उनको जानते होंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका सबसे पहली मुलाकात कब और किस प्रकार हुई? जी, सन 70 के अक्टूबर नवंबर के महीने की बात है। ये अपने एक सहपाठी मोहम्मद शीश खान के साथ मेरे पिताजी के पास आए थे। रात में करीब
8 बजे के बाद आए थे और 2 ढाई घंटे बैठे रहे। और चूंकि शीश खान जो है दोनों अंग्रेजी विभाग में थे, दोनों मतलब शीश खान तो बाकायदा हमारे घर में आते जाते थे, तो ये शीश खान के साथ आए थे पिताजी से मिलने के लिए। और जाहिर बात है पहले से ये भी मिलना चाहते रहे होंगे और मेरे पिता शीश खान ने इनकी भी तारीफ मेरे पिताजी से की थी, तो आए थे। और मुझे याद है बड़ा दिलचस्प वाकया ये है कि मेरे पिताजी पहले भी कम्युनिस्ट थे और उस समय भी थे और बाद में भी थे। और उस समय राय साहब जो है समाजवादी थे और कट्टर समाजवादी थे, पक्के लोहियावादी। तो राजनीतिक साहित्यिक विषय पर काफ़ी देर तक मेरे पिताजी से बहस हुई। मुझे याद है कि ये करीब 8:15 8:30 पर आए थे और करीब 10 बजे 10:15 घर से निकले हैं। उसी दरमियान चाय वाय पी गई और मेरे पिताजी ने खाने को पूछा, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि खाना साथ में खाया गया कि नहीं, लेकिन चाय पिया तो किया गया। और खूब खूब लंबी बहस हुई थी। उसी दरमियान मेरे पिताजी के एक मित्र हैं वो भी आ गए थे और एक मेरे फूफा जी भी आ गए थे और दोनों मेरे पिताजी के साथ बाकायदा, जो क्योंकि एकेडमिशियन थे, ये दोनों व्यक्ति भी एकेडमिशियन थे, तो खूब हीटेड डिस्कशन राजनीति और साहित्य पर हुआ। और अच्छा लगा हमें, क्योंकि बहुत तेज तेज राय साहब भी बोल रहे थे और मेरे पिताजी भी बोल रहे थे, दोनों अपने अपने विचारधारा में कट्टर थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को प्रभावित किया, क्योंकि बाद में राय साहब अक्सर हमारे यहाँ आने लगे, वो कि हमेशा आते थे शीश खान के साथ ही। और मेरा उसी समय परिचय हुआ। तो उस समय राय साहब डायमंड जुबली हॉस्टल में रहते थे और एक साहित्य का एक संगठन बना रखा था, परिवेश। तो परिवेश की गोष्ठियाँ अक्सर हुआ करती थी, कम से कम महीने में एक बार तो हुआ ही करती थी। तो मैं साहित्य में उन दिनों अभी नया नया था, किशोरावस्था में थी, दिलचस्पी थी, तो मैं आया जाया करता था परिवेश की गोष्ठियों में। और बाद में जब राय साहब इलाहाबाद से चले भी गए तब मैं परिवेश का विशेष सदस्य हो गया। और उस समय परिवेश में जिन 2 लोगों से मेरा खास परिचय हुआ था, उसमें रामजी राय और कृष्ण प्रताप सिंह। तो कृष्ण प्रताप तो आज है नहीं, उसका दूसरा प्रकरण है, उनकी कैसे मृत्यु हुई इसकी अलग कहानी है। तो आज रामजी राय को आप जानते हैं, वो एक बड़े साहित्यिक समीक्षक और एक कम्युनिस्ट नेता के रूप में उनकी पहचान है ऑल इंडिया के स्तर पर। तो उस समय मेरा इन्हीं दोनों से परिचय था और मैं सक्रिय सदस्य था परिवेश का। और उसके बाद राय साहब से जब परिचय हुआ तो मुझे कई रूपों में इन्होंने प्रभावित किया। लेकिन एक बात होता था कि मेरे साथ इनके उस तरह से दोस्ताना रिलेशन नहीं थे, बल्कि थोड़ा सा तल्ख बहस होती थी हम लोगों की। ये कहते थे यार तुम पढ़ते उड़ते नहीं हो, बिना मतलब की बहस करते हो, ऐसे ही। तो जैसे कि बड़े लोग अक्सर छोटे लोगों से कहा करते हैं। बहरहाल मैं खूब हंसी मजाक भी चलता था, खूब अच्छी तरह से चर्चा होती थी। इसके बाद सन 74 में, मतलब ये जब MA कर चुके थे 71 में, उसके बाद LLB ज्वाइन किया, LLB कर चुके और आते रहते थे बराबर। फिर LLB करने के बाद इनका हॉस्टल छूट गया और इनके पिताजी का स्थानांतरण आगरा हो गया, तो वहाँ आगरे में रहने लगे। तो ये तो था कि अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है, और ये उस समय तक PCS की परीक्षा दे चुके थे, तो ये होता है कि कंपटीशन की तैयारी करनी है और कायदे से तैयारी करनी है, तो इलाहाबाद में ही रहना है। और ये भी तय था कि इन्होंने खुद ही बताया कि हम यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहाँ हमारे जो कंपनी है, हम खाना खाने निकलेंगे, चाय पीने निकलेंगे और उस कंपनी में फिर इतनी देर रहेंगे कि वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये था कि वो वहाँ से यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों से हटना भी चाहते थे और फिर खाने आदि रहने की व्यवस्था भी कायदे की हो। तो ये तय पाया इन्होंने, खुद राय साहब ने ये तय पाया कि हम मालवीय जी के यहाँ रहेंगे। हमारे यहाँ विद्यार्थियों का रहना कोई अजूबा बात नहीं थी,
हर समय कोई न, जब से मैंने होश संभाला है तब से कोई न कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ बराबर बने रहते थे। तो ये नई बात नहीं थी, तो इन्होंने ये फैसला लिया और फिर शायद मई 74 में ये अपना पढ़ाई का सामान और बिस्तर आदि लेके हमारे घर पर आ गए। तब से हमारे घर के सारे लोगों से इनका परिचय प्रगाढ़ हुआ और मेरा भी हुआ और हम लोगों का इंटरेक्शन भी बहुत हुआ। तो आए तो वो इस इरादे थे कि हमारे यहाँ गंभीरता से पढ़ाई करेंगे और वो गंभीरता से पढ़ाई इन्होंने की। वो जो है नियमित रूप से बस केवल चाय पीने के लिए दिन में 2-3 बार निकलते थे और उसमें भी चूँकि मेरे पिताजी का एक बिना कहा अनुशासन था, वो कुछ कहते हुए नहीं थे, लेकिन उनका अनुशासन कुछ ही ऐसा महसूस करते थे कि हम लोग ज़्यादा न तो बहस कर सकते थे न कुछ पढ़ाई को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि पढ़ाई की उपेक्षा हो रही है। तो ये राय साहब भी महसूस करते थे और पंडित जी के सारे विद्यार्थी जो हमारे घर में रहते थे वो पढ़ाई में सीरियस हो चाहे ना हो, लेकिन दिखते जरूर थे कि सीरियस है। तो राय साहब तो इसीलिए आए ही थे कि उन्हें गंभीरता से पढ़ाई करनी थी और वो पढ़ते रहते थे। लेकिन अक्सर मजाक में कहते थे कि यार पंडित जी जब ऊपर आते हैं तो मैं दिनमान पढ़ रहता हूँ, तो पता नहीं कैसा संजोग है कि जब पंडित जी ऊपर आते हैं तो मैं दिनमान पढ़ता रहता हूँ। तो इसलिए मजाक में कहते थे। बहरहाल ये जो है उस समय तक से उनका यही से परिचय था और वहीं पर जब 74 से जब तक परीक्षा उनकी होनी थी, IPS की परीक्षा दे रहे थे, वो परीक्षा शायद अक्टूबर के अंत में शुरू हुई और नवंबर तक चली उसी समय। और इसी बीच में उनका PCS का इंटरव्यू हुआ है। PCS की परीक्षा जो पहले वो दे चुके थे उसमें उनका इंटरव्यू हुआ। उसमें भी थोड़ी सी मेरे पिताजी ने तैयारी कराई कि उनको कैसे इंटरव्यू देना है और हमारे घर से ही तैयार व्यार होके निकले थे, इंटरव्यू दे के आए थे। तो उसमें उनका जिला उद्योग अधिकारी के रूप में चयन हुआ और उसके बाद परीक्षा देने के बाद वो हमारे यहाँ से जाहिर बात है चले गए थे। फिर कुछ दिन घर में रहे, फिर उसके बाद जब उनका लिखित परीक्षा में उनका चयन हो गया, क्वालिफाई वो कर गए, तब तैयारी के लिए वो हमारे यहाँ आए थे। कुछ दिन उन्होंने पिताजी से जो है कैसे साक्षात्कार में कैसे सामना करना है, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका क्या जवाब दिया जाना है, इस पर कुछ दिन उन्होंने रह के तैयारी की थी और उसके बाद उनका चयन हो गया। चयन हो गया तो उसके बाद फिर वो चले गए वहाँ पर हैदराबाद में। पहले मसूरी में गए थे और मसूरी की ट्रेनिंग में उन्होंने कुछ 2-4 बड़े रोचक पत्र मेरे पिताजी को लिखे थे और वहाँ पर मसूरी में भी उन्होंने कुछ नाटक का कुछ प्रयोग किया था। वहाँ पर एक टीम बना के और शायद बादल सरकार का कोई नाटक किया था वहाँ पे, उसके चित्र वगैरह भी भेजे थे। उसके बाद फिर हैदराबाद गए तो हैदराबाद में कुछ उनकी जो ट्रेनिंग थी उसमें उस समय हम लोगों का ज़्यादा नहीं था, मतलब संवाद नहीं हो पाया क्योंकि उन दिनों फ़ोन वो चीज़ इतनी सामान्य चीज़ नहीं थी। मेरे घर में लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था उस समय और तो इस वजह से ज़्यादा संवाद नहीं हो पाता, चिट्ठी वगैरह लिखने का समय नहीं मिल पाता। तो उसके बाद फिर चूँकि उनको यूपी कैडर मिला था सिलेक्शन के बाद, तो यूपी का जो ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो कुछ दिन मिर्ज़ापुर में ट्रेनी पुलिस अधिकारी के रूप में मिर्ज़ापुर में रहे और शायद करीब 1 साल। और मिर्ज़ापुर के बाद फिर वो सन 80 के मार्च में हमारे इलाहाबाद में SP सिटी होकर आए थे। उस समय उनका एक करीब 1.25 साल इलाहाबाद में रहना, वो इलाहाबाद के लिए भी हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत ही अनूठा अनुभव था और खुद उनके लिए भी इलाहाबाद की पोस्टिंग एक उनके सफल पुलिस अधिकारी की बुनियाद थी, ऐसा मैं समझता हूँ। उस समय एक पुलिस अधिकारी के रूप में वो जब आए थे
तो कल्याणी देवी मोहल्ले में तो सबको पता था कि भाई जो नए एसपी आए हैं, एसपी साहब आए हैं, वही तो मालवीय जी के यहाँ वही तो है जो पढ़ते थे, मालवीय जी के यहाँ रह के पढ़ते थे। तो अरे तो बड़ा बड़ा लोग खुश हुए। और जो वैसे जो तत्व हैं जिनका पुलिस से सामना होता है, वो भी सोच रहे थे कि हम जब चाहेंगे मालवीय जी के यहाँ जोर लगा। तो ये एक हम सब लोगों एक टेस्ट था, ये टेस्ट पॉइंट था कि राय साहब एक पुलिस अधिकारी के रूप में जरा भी कंसिडरेट होते हैं कि नहीं होते हैं, और वो नहीं हुए। एक बार बड़ा विचित्र हुआ है कि वो हमारे मोहल्ले में ही एक जुए के फड़ पे छापा मारा गया, और मारा गया, कई लोग पकड़ के ले जाए गए, और ये हुआ कि रात भर हिरासत में रखे जाएंगे। तो ये हुआ कि भाई अब पंडित जी उस समय घर में नहीं थे, लेकिन जब मोहल्ले वालों को पता लगा तो सोर्स लगाने वाले कि आप चलें जरा सा राय साहब से कुछ, मतलब वो उम्मीद करते थे कि शायद छोड़ दिए जाएं। तो जब पंडित जी को वो लोग करीब करीब ले ही गए अपने दबाव में लगा के, तो राय साहब ने कहा कि पंडित जी आपको तो मालूम है कि ये लोग तो पहले से खेलते खेलते रहे, आप तो जानते ही हैं, और आपने ही जो संस्कार दिया है मैं उसमें कोई ढिलाई नहीं करने वाला हूँ, पूरा केस बनेगा। पंडित जी का उन लोगों के सामने पंडित जी पूरा केस बनेगा। तो पंडित जी ने कहा नहीं बेटा, तो आप पूरा केस बनाइए, बस मैं ये चाहता हूँ इनके साथ 3rd डिग्री का कोई काम ना हो। तो इन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो पुलिस जिसके लिए बदनाम है वो इनके साथ नहीं होगा। तो ये एक टेस्ट पॉइंट था। दूसरे बाद फिर जब ये दंगा हुआ शायद बरसात के महीने में, तो या शायद ईद की सन 80 में ईद के रोज मुरादाबाद में दंगा हुआ था, ईद के बाद का, उसी दंगे का विस्तार इलाहाबाद में हुआ था। तो उसमें जो है इनकी बड़ी अच्छी, मतलब एक पुलिस अधिकारी, एक संवेदनशील और एक सक्रिय पुलिस अधिकारी की जो भूमिका है वो सामने आई। और मुझे याद है कि एक दिन दोपहर में करीब 11:30 बजे ये अपनी ड्यूटी के दरमियान ही हमारे घर में आए, और देखने में लग रहा था कि बहुत परेशान भी हैं, बहुत थके हुए भी हैं। हमारे यहाँ थोड़ी देर बैठे, बातचीत हुई, और बताया कि दंगे की क्या हालात है और किस वजह से हुआ है, ये सब सारी बातें होती रहीं। उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने कहा कि भैया आप घर से चले हो, खाना वाना नहीं खाए हो, यही खा लो। तो उन्होंने जब हमारे यहाँ फिर भोजन किया, और भोजन करने के बाद लग रहा था कि इनको आराम की आवश्यकता है। तो मेरे छोटे भाई प्रियदर्शन ने कहा कि राजा साहब आप आराम कर लें। तो इन्होंने कहा हाँ आराम करेंगे। और वहाँ पर तुरंत जो ऊपर गए, और चारपाई रखी हुई थी, उसमें अभी बिस्तर नहीं बिछा था, ऐसे ही चारपाई रखी हुई थी, उसी में लेट गए, और फिर आधे घंटे तक बिल्कुल जैसे कि अच्छी नींद ली, और उसका तरोताज़ा हो गया। और हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग इस मोहल्ले में जहाँ रहते हो, यहाँ पर उन बस्तियों में हमें ले चलो जहाँ आप जानते हो कि दंगे के दरमियान बहुत परेशानी होती है। तो हम लोग उनको ले गए, और वो उन्होंने एक जो सख्त पुलिस अधिकारी की और एक संवेदनशील पुलिस अधिकारी की जो भूमिका जो दिखाई, वहाँ पे हम लोग बड़े प्रभावित हुए। और वो मतलब उन्होंने बाकायदा जो सख्त पुलिस अधिकारी, ये भी पुलिस वालों के प्रति सख्त कि भाई तुम लोग कोई जाति मत करो, और इन बातों का ध्यान रखा करो कि आदमी पानी, जिसके घर में नल नहीं है वो पानी कहाँ से लेगा, जो बाहर लेटरिन जाता है वो कहाँ कैसे जाएगा, इसका ध्यान रखा करो। पुलिस के सिपाहियों को जनता की समस्याओं के संवेदनशील होने को उन्होंने कहा। तो ये इस बात से हमें लगा कि एक जो संवेदनशील पुलिस अधिकारी वो कैसा होना चाहिए, कि वो फील्ड में जाके जनता की समस्याएं देख रहे थे। और मुझे याद आता है कि उनका दूसरा उपन्यास है शहर में कर्फ्यू, और ये बड़ा चर्चित उपन्यास है, शायद राय साहब के सारे उपन्यासों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यही उपन्यास है। और उस उपन्यास में पूरी इलाहाबाद के शहर की पूरी बैकग्राउंड दिखती है, और पूरा इलाहाबाद का राजनीतिक और जो सामाजिक परिदृश्य है उसमें सब दिखाई पड़ता है। तो वहाँ पर उसमें एक जो है एक युवा पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी की भूमिका है,
बड़ी संवेदनशील है और बड़े सख्ती से भी पेश आती है और बड़े नरमी से भी पेश आती है, ऐसा वो उसमें उस उपन्यास में है। मुझे लगा कि उस उपन्यास में वो जो है वो महिला राय साहब है, मतलब महिला की भूमिका है लेकिन वो उस अधिकारी के रूप में राय साहब को मैं देख रहा हूँ। और बिल्कुल उस उपन्यास को उन्होंने बिल्कुल एक पुलिस अधिकारी से हट के देखा है। वो एक पुलिस अधिकारी की डायरी नहीं है, बल्कि वाकई दंगे में मुस्लिम कम्युनिटी की क्या हालत हो जाती है, जो गरीब तबका है, मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं कहूँगा, जो गरीब तबका है उसकी कैसी हालत हो जाती है वो दिखाया गया। तो ये एक, और इसी वजह से चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ऐसा लगता है कि ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक पेश आए हैं, तो हिंदू संप्रदायवादियों को ये बुरा लगा था और आज तक भी बुरा लगता है। उनके सामने ये उपन्यास एक तरह से मतलब उनको चिढ़ाता है, उनकी विचारधारा को का निषेध करता है, इसलिए उनको बुरा लगता है। हाँ, जैसा आपने बताया कि वो 1.25 साल इलाहाबाद के लिए बड़ा अनूठा रहा, हमारे लिए बड़ा अनूठा अनुभव हुए। मेरी जानकारी में एक चीज़ और ये आई, क्योंकि इनका भले ही ये IPS अधिकारी थे, लेकिन इनका साहित्य से जुड़ाव बहुत ज़्यादा गहरा, दिल से जुड़ाव है। और ये यहाँ इलाहाबाद में रह करके उस साहित्य की गतिविधियों में ज़्यादा ही सक्रिय रहे। और मेरी जानकारी में थोड़ा ये भी आया कि यहाँ जो कॉफ़ी हाउस है, जो एक साहित्यकारों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक अड्डा माना जाता है, राय साहब रिक्शे में बैठ करके और उस कॉफ़ी हाउस में चले जाते थे और वहाँ उसमें हिस्सा लेते थे। क्या आपको भी ऐसी कुछ चीज़ें याद में हैं? राय साहब से पहले से भी परिचय था, मतलब इनको लेखक के रूप में मैं ये पहचान गया था कि धर्मयुग एक पत्रिका होती थी, तो उसने शायद 69 या 70 में एक प्रतियोगिता कराई थी कि मेरा विश्वविद्यालय, तो उसमें विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया था। तो राय साहब की प्रविष्टि पहली प्रविष्टि में थी और वो जब प्रकाशित हुई तो शीश खान भी इनसे निकट आए, तब दोनों की दोस्ती हुई। और तभी उसके बाद शीश खान ने मेरे पिताजी से, राय साहब ने मेरे पिताजी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और वो शीश खान के साथ आए थे। लेकिन मैं जब वो उन्होंने हमारे यहाँ आना शुरू किया तो इस दरमियान उनका एक व्यंग्य लेख जो कादम्बिनी में छपा था, वो कादम्बिनी एक पत्रिका होती थी, उसमें प्रवेश करके एक स्तंभ होता था, तो उस स्तंभ में इनकी प्रविष्टि थी। तो वो मैंने पढ़ी, मुझको अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा भी था कि बहुत अच्छी लगी, या अच्छी लगी तो चलो हमारा लिखना ठीक रहा। तो ये उसके बाद फिर जब मैं परिवेश में आता जाता रहा तो परिवेश की एक पत्रिका निकलती थी, वो लोग ऐसे ही अनियतकालीन पत्रिका होती थी, मुझे उस पत्रिका का नाम नहीं याद है। तो उसमें इनका लेख अक्सर व्यंग्य लेख छपा करते थे। तो एक वो जो एक छात्र नेता का रोजनामचा जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है, उसमें पहला लेख जो छात्र नेता का रोजनामचा करके जो छपा था वो मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। तो मैं एक ये मुझे थोड़ा सा ये गर्व होता था कि मैं एक लेखक के साथ रहता हूँ, मुझे थोड़ा, और मेरी परिवेश में गतिविधियाँ भी बढ़ गई। कॉफ़ी हाउस में वो पुलिस अधिकारी के रूप में कम जाते थे, वो जब परिवेश चलाते थे तो अक्सर बड़े बड़े साहित्यकारों की गोष्ठी में और वो वहाँ पर जाते थे, और उस साहित्यकारों की गोष्ठी से भी ज़्यादा फिराक साहब के यहाँ गोष्ठी जमा करती थी। फिराक साहब के यहाँ दिनेश शुक्ल और देवी प्रसाद त्रिपाठी, राय साहब, रामजी राय, कृष्ण प्रताप, ये सब लोग, और अक्सर हम लोग भी, हम और प्रियदर्शन भी, ज़्यादा नहीं, 1-2 बार, तो उसमें एक मोहम्मद बसू थे, ये सब लोग जाते थे। तो फिराक साहब के यहाँ खूब हंसी मजाक होता था, खूब बहस होती थी, और फिराक साहब को ये लोग चिढ़ाते भी थे। फिराक साहब को मज़ा आता था, वो चिढ़ने का अनुभव, मतलब नाटक करते थे लेकिन वो बहस में उनको मज़ा आता था। और वो जानबूझ के कहते थे कि हिंदी में कुछ नहीं है, कच्चा लिखा जाता है, और ये लोग भी कहते थे कि आप हिंदी पढ़ते नहीं। वो हमें जो कॉफ़ी हाउस में जो गोष्ठियाँ होती थी वो तो बहुत फॉर्मल होती थी, लेकिन जो फिराक साहब के यहाँ जो
बैठकी होती थी, उसमें हम लोगों को उसके किस्से हमें ज़्यादा मालूम है, क्योंकि जाते हम लोग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पता चलता था कि आज फिराक साहब यहाँ गए थे और ऐसी ऐसी बात हुई, वो ज़्यादा रोचक है। और काफ़ी हाउस तब अक्सर, चूँकि फिराक साहब का आवास जो है हॉस्टल से और इन लोगों के आवास के पास में पड़ता था, चले ही जाते थे। काफ़ी हाउस में तो ये पता होता था कि फलाने कोई आ रहे हैं, किसी से मिलना है, तो जाते थे, पैदल जाते थे या रिक्शे पे जाते थे। तो जब पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ थे, तो मिलते जरूर थे साहित्यकारों को से, लेखकों से, गोष्ठियों में जाते भी थे। और वहाँ पर जब जाते थे तो पुलिस के अधिकारी के रूप में और पुलिस की वर्दी में तो बिल्कुल नहीं जाते थे, और पुलिस अधिकारी के रूप में भी नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से ज़मीन पे बैठ के सभा में जैसे होता था। और उसी सरब्याल 1981 में मार्च में फैज़ अहमद फैज़ आए थे इलाहाबाद। तो एक शाम फैज़ अहमद फैज़ की राय साहब के घर पर थी, तो उसमें भी हम लोग गए थे। लेकिन वो मतलब वो एक जो यादगार बात है कि वो फैज़ अहमद फैज़ आए थे और राय साहब के यहाँ भी एक गोष्ठी हुई थी। वो धन्यवाद मालवीय जी, आपसे राय साहब के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ मिली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि भले ही पुलिस अधिकारी थे, लेकिन पुलिस में रहते हुए साहित्य की कोई चर्चा नहीं करते थे पुलिस वालों के साथ में, और साहित्यकारों के बीच में कभी पुलिस का रौब नहीं दिखाते थे। तो इसके बारे में आपकी क्या धारणा है? पुलिस, एक तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उनको कभी पुलिस की वर्दी में नहीं देखा। चाहे वो हमारे घर में आए हो, ड्यूटी पर भी जब उनके कार्यालय में भी जाते थे तो बहुत कम वो पुलिस की वर्दी में दिखते थे। पुलिस की वर्दी में तभी दिखते थे जब ऐसा ज़रूरी हो, जैसे कि 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड हो, या कोई मंत्री वगैरह मिलने आ रहा हो, उसको रिसीव करने का मामला हो। बहुत कम उनको मैंने और इसीलिए साहित्यिक गोष्ठियों में जाते थे तो अपनी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी करके पैदल ही वहाँ तक जाते थे, और जैसे बैठने का अंदाज होता था वैसे ही बैठते थे, और जो बिल्कुल साधारण बात करते थे। और कभी किसी को पता ही नहीं चलता था कि ये पुलिस अधिकारी हैं। ये तो बाद में लोगों को पता चलता था कि जो आए हैं ये पुलिस अधिकारी थे, जो बोल रहे थे ये एसएसपी हैं। जो पहले जानते थे वो जानते थे, लेकिन वो पुलिस का और पुलिस वालों के साथ तो मतलब बहुत से पुलिस वालों के लिए नई बात थी कि कप्तान साहब लिखते भी हैं और इनकी कविताएं छपती हैं, इनकी कहानियां छपती हैं। लोग हंसते थे, ये कौन सी बात है, क्या कप्तान साहब लिखते हैं? तो पुलिस वालों के लिए ये बड़ी अजूबा बात थी, लेकिन ये थी। वो अपने सही उन्होंने कभी पुलिस में ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो लिखते हैं। और हालांकि जो बातें लिखते थे वो पुलिस के लिए और व्यवस्था के लिए वो बड़ी चैलेंजिंग है। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जब वो पहली बार हमारे यहाँ आए थे तो बल्कि मेरे पिताजी के दोस्त थे दुबे जी, उन्होंने कहा कि राय साहब आप जो है सरकारी मुलाजिम होने जा रहे हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो बचिएगा जरा सा। तो उन्होंने कहा कि साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने की नौबत आई तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। और उन्होंने कहा कि मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं लॉ करके मैं डिग्री लेके वकालत कर लूँगा, लेकिन मैं गुलामी नहीं करूँगा नौकरी के नाम। मुझे ये अच्छी तरह से याद है। वो उस बात से मैं प्रभावित हुआ। ये तो वास्तव में बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि एक इस क्लास 1 की नौकरी को पाने के लिए आदमी किस कदर एड़ी चोटी के जोर लगाता है और समझता है कि हमने पूरा आसमान छू लिया, और उस नौकरी को ये लेखन के आगे इस स्तर पर तक जाने के तैयार थे कि जरूरत पड़ी तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी, तो आपने अपना व्यस्त समय से इतना समय निकाला और हमको मेरे भी उनसे एक लंबे समय से निकलता है, लेकिन इसमें से बहुत सारी बातें ऐसी थी तो मुझे भी पता नहीं है, तो उनकी तरफ से फॉलोइंग पूरे देश या देश से बाहर भी है। तो निश्चित रूप से ये बातचीत बहुतों को इसमें से जानकारियाँ मिलेंगी और राय साहब जानेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये अच्छा था कि आपने मुझे इस लायक समझा कि
मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं, मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। राय साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जुड़ी दिलचस्प, प्रेरणादायक एवं जानवर्धक बातचीत के लिए देखें इसी YouTube चैनल पर अगली वीडियो।